अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आईमा की इस खास अदालत में आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आईमा की इस खास अदालत में हमारी ऑडियंस में बहुत सारे बिजनेस टाइकून हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे सफल बिजनेसमैन हैं। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं, न तो उनके खानदान ने कोई बिजनेस किया, न उनके पास कोई हार्वर्ड की, कैम्ब्रिज की डिग्री है, लेकिन व्यापार में, बिजनेस में उन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को पसीने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम योग सिखाने वाले और बिजनेस चलाने वाले बाबा रामदेव। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि इनके लाइफस्टाइल में कॉन्ट्रडिक्शन है। अब स्वामी जी आपको देख रहे हैं, भगवा वस्त्र, पांव में खड़ाऊ। लोग कहते हैं कि आप अमीर हैं, आप कहते हैं मैं फकीर हूं, आप कहते हैं मैं सेवा करता हूं, लोग कहते हैं ये मेवा खाते हैं। आप कहते हैं मैं व्यापार करता हूं, लोग कहते हैं चमत्कार करते हैं। मैं जो भी करता हूं, इस भारत माता का मुझ पर जो कर्ज है उस फर्ज को निभाने के लिए करता हूं। और 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया, 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को अभी तक हम जोड़ चुके हैं, और आने वाले 5 सालों में डायरेक्ट 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। और मेरा सपना है कि 2040 तक हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। यह सपना। देखिए, आप तो अपने सपने की बात बता रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं विरोधाभास की। आपने योग सीखा, आपने संन्यास लिया, और सन्यासी तो सब मोह छोड़ देता है, आपने तो माया से मोहब्बत कर ली। नहीं, मेरी कोई मायावती से मोहब्बत नहीं वो देखो, मेरा कोई शौक नहीं है। देखो, हाथों में कोई अंगूठी नहीं है, मुझ पर ना शनि चढ़ता है, ना राहु, ना केतु, ना भूत, ना प्रेत, ना ज्योतिष, ना वास्तु। मैं कोई ढोंग पाखंड को नहीं मानता, कोई शौक नहीं है अंगूठी पहनने का, कोई जूते चप्पल का। खड़ा हो, बहुत मजबूत है, लगती भी जोर से है ये। हाँ। और बस इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम सब कहते हैं मेरा भारत महान। लेकिन मेरा भारत महान कैसे बनेगा? कोई भी दरिद्र देश महान नहीं हो सकता। आज अमेरिका पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, व्यापार व्यवस्था कैसे चलेगी, WTO उसने बना रखा है। हमारी करेंसी की क्या वैल्यू होगी, इसके लिए IMF जो है, वर्ल्ड बैंक, उसने बना रखा है। और पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी, जबकि सबसे बीमार लोग अमेरिका में रहते हैं, WTO उसने बना रखा है। और कोई इसकी ना माने तो एक UNO बना रखा है, जो ना माने उसी को ठोक देते। मैं चाहता हूं कि अब WHO, WTO, UNO, वर्ल्ड बैंक और IMF का हेड ऑफिस अमेरिका में नहीं, वो हिंदुस्तान में बने, ऐसा ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं, आपको पता है, एक फेसबुक का अकाउंट जरूर है। लेकिन आप हर थोड़ी देर में आते हैं टीवी पे, शैम्पू ले लो, तेल ले लो, साबुन ले लो। अब सन्यासी का काम ये माल बेचना है। मैं माल जरूर बेचता हूं, लेकिन देश बेचने का काम नहीं करता। और ये विदेशी कंपनियां, कोई रिश्तेदारी है क्या कोलगेट वालों के साथ रही है? देखो, ये कोलगेट वाले, ये लक्स लाइफबॉय वाले, ये फेयर एंड लवली वाले, अभी कोलगेट के तो गेट हमने लगभग बंद कर दिए। और
मैं एक बात कहता हूं, आप बताओ भाई, ये तो मेरे से बहुत सवाल पूछेंगे, और आज हैरत की बात है, मुझे बताया नहीं कि रजत शर्मा जी को बुलाया, मुझे पता लगा कि मैनेजमेंट वालों को कुछ पूछना है। मैंने क्या पता है इतने बड़े महागुरु बुला रखे। आप एक बताओ भाई, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? तो मैं देश का पैसा देश में रहे, इसके लिए काम कर रहा हूं। और वो विज्ञापन करते थे तो मां बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाते थे, और किसी को शेविंग करनी है तो माताएं बहनें कभी शेविंग करती है क्या? शेविंग करनी भी हो तो मां बहनों को लाके खड़ा कर देते थे, और वहां पता नहीं क्या कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते थे। तो आप खुद ही विज्ञापन करने लगे? मैं शेविंग क्रीम का भी विज्ञापन करने वाला हूं। देखिए मेरे पास लेकिन फिगर्स मैं हैं। शेविंग नहीं करता हूं। बार्क के मुताबिक एक हफ्ते में स्वामी रामदेव 2,34,000 बार टीवी पर आए। हर 30 सेकंड में आप माल बेच रहे हैं। किसी न किसी टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं। देखो रजत जी, करीब 5,000 करोड़ रुपए यूनिलीवर टीवी पर और डिफरेंट एडवर्टाइजिंग में खर्च करता है। करीब 5,000 करोड़, तो लिस्टेड कंपनी, उसके तो सब डेटा है। हम उसका 10% भी नहीं करते। और आज मैं यहां पर ऐलान कर रहा हूं, अगले साल यूनिलीवर से आगे होगा पतंजलि टर्नओवर में भी, और विज्ञापन उससे 10% कम करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब कैसे ये मैनेजमेंट गुरु बैठे, मैं किसी मैनेजमेंट गुरु की सलाह नहीं लेता, मैं योग गुरु। लेकिन आप भी तो काफी पैसा खर्च करते हैं टीवी चैनल, इसलिए मैंने बोला उनसे 10% भी नहीं करते। हर टीवी पे, हर अखबार में आप दिखाई, इतना तो मोदी जी भी नहीं दिखाई देते जितना आप दिखते हैं। मैंने प्लानिंग ऐसे की हुई है कि सबसे कम पैसा खर्च करो और दिखो सबसे ज्यादा। ये तो मेरा दिमाग का करिश्मा है, मैं कोई मूर्ख सन्यासी थोड़ी हूं। लेकिन आपको अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा, मैंने सुना। अंग्रेजी मुश्किल है बोलना आपके लिए? अंग्रेजी तो ब्रिटेन में झाड़ू लगाने वाला भी बोलता है। ये कोई बड़ी बात है? आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश। तो इंग्लिश इज नॉट प्रॉब्लम। एंड कुछ लोग ये सोचते थे आपको पैसा बनाना है तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान में अब नया करिश्मा हो गया है। हिंदी बोलने वाला सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी योगी। हिंदी बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री। और अंग्रेजी में पहले लोग पैसे कमा रहे थे, आज विदेशी कंपनियों के छक्के छुड़ाने वाला बाबा भी बोलता है हिंदी, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। वो हिंदी बोलने वाले लोगों के भी अच्छे दिन आ गए, बाकी के आ जाए। देखिए जो एमएनसीज है वो काफी इस बात से परेशान है। उनका ये कहना है कि बाबा का तो है बस एक यही सपना, राम राम जपना, एमएलसी मार अपना। एमएनसी दरअसल करती क्या, देखो उन्होंने इस देश में एक तरह की हीन भावना पैदा कर दी कि तुम हमारे नौकर रहोगे। हमारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। को इंडिया में यदि आईआईएम और जो है इधर आईआईटी में पढ़ के उधर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, पता नहीं क्या, मुझे तो पूरे नाम भी नहीं पता, वहाँ से पढ़ करके आते हैं और यहाँ आकर के एक चने की थैली नहीं बेच सकते। वो विदेशी कंपनियों के जाकर के गुलाम बन जाते हैं। मैं कहता हूँ अपने दम पर हिंदुस्तान में काम करो, बड़ा सोचो। मैं 25 से 50 साल का सोच करके काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है आने वाले करीब 50 साल तक और ऐसे ही काम करूंगा और बुढ़ा होने वाला नहीं हूं। बहुत से लोग जमाने में बुढ़ापे का आनंद लेने लगते हैं, और वैसे रजत जी भी बहुत यंग हैं। आप ये मत कहना कि पतंजलि के बहुत क्यूट लग रहे हो आप रजत। आप ये मत कहना कि पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं इसलिए यंग लग रहे हैं। लगता आप भी जरूर एलोवेरा जेल लगाते हो। नेचुरल है ना। और मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, देखो हम लोग गुरुकुल में पढ़े, मैंने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेद शास्त्र, उपनिषद, आयुर्वेद शास्त्र, उसके बाद मैंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र सब कुछ पढ़ा। लेकिन बेसिकली मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक लेने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन मेरे मन में एक सपना था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। मैं महापुरुषों के चित्र देखा करता था कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये सब मेरे तो जैसे थे। उनके 2 हाथ 2 पैर, मेरे जैसा जिस्म था उनका।
जब वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और वो महान बन सकते हैं, तो मैं भी कुछ करूंगा। और 50 साल का हमारा एक सपना है कि इस देश में कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी करके जाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से इस हिंदुस्तान को दे करके जाऊंगा, जहां 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। दुनिया का सबसे पहला हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का हरिद्वार में खोला, मोदी जी ने आकर के खुद उसका उद्घाटन किया। लाखों करोड़ों बच्चों को मैं शिक्षा और संस्कार देकर के जाना चाहता हूं। मैं अकर्मण्य होकर के, आलसी प्रमादी होकर के, इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन में नहीं जीना चाहता और पारदर्शिता के साथ जीता हूं। अकेले में महिलाओं से नहीं मिलता हूं, कभी भी कोई लुका छुपी का खेल नहीं खेलता हूं, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं करता हूं, कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं। कोई बाबा चाहे अपने हाथ से कोई पता नहीं क्या कोई माला निकालता है, कोई बाबा कोई मोती निकालता है, कोई और कोई चमत्कार करने का ढोंग करता है। इस सब के सब जादूगरी का काम है। मैंने ना कभी कोई चमत्कार किया, ना कभी कोई ढोंग आडंबर पाखंड चलाया, ना कभी किसी के साथ दगा किया। मेरा 30 सालों का सार्वजनिक जीवन दुनिया के सामने है। कोई दुनिया का एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने उसके साथ गलत किया या गलत तरीके से आगे बढ़ा। लोग कहते हैं बेईमानी के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो आपके सामने इस बात को ताल ठोक करके कहता हूं कि स्वामी रामदेव ने इंसान का तो दूर छोड़ो, किसी जीव जंतु का चींटी का भी बुरा नहीं किया। तो आप मेरे ऊपर मुकदमा चला रहे हो भाई अभी साहब। तो मुकदमा शुरू हुआ है स्वामी जी। हम एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जामात और सवाल आपका एक और। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव। आइमा की एक खास अदालत है जहां पर बिजनेस टाइकून्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम स्वामी रामदेव। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि ये व्यापार के लिए देशभक्ति को बेचते हैं। अब देखिए, आपके दिए हुए विज्ञापन मेरे पास में है। इसमें लिखा है, हमारे उत्पादन के प्रयोग से महात्मा गांधी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसी देश की महान शख्सियतों का सपना पूरा होगा। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए गांधी जी भगत सिंह को बेच रहे हैं। मैं आपको एक भजन सुनाता हूं, ये स्वामी रामदेव ने नहीं बनाया। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, यह नीति है स्वदेशी। ये गाना गाते थे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वो ये थोड़ी कहते थे पतंजलि की चीजें खरीदो। वो कहते थे स्वदेशी चीजें खरीदो, आप बना दो पतंजलि, हम तो बंद कर देंगे, आप ही की खरीद लेंगे। वो कहते थे स्वदेशी से ही राष्ट्र स्वावलंबी बनेगा, स्वाधीन बनेगा। महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना नीलाम कर दिया इन अकर्मण्य राजनेताओं ने। किसी ने उनका जिस्म का कत्ल किया, किन्होंने उनके सिद्धांतों का कत्ल किया। महात्मा गांधी की खादी तक स्वदेशी का अभियान सीमित रहेगा और खादी को भी सब्सिडी की सीढ़ियों पर चलाना पड़ता है। महात्मा गांधी का स्वदेशी का सपना था, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का स्वदेशी का सपना था। मैं उनके सपनों को पूरा कर रहा हूं। और महात्मा गांधी कहते थे प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए। मैं स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं परमार्थ के लिए काम कर रहा हूं। और ताल ठोक करके कहता हूं, पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा। देखिए, आपने विज्ञापन में कहा कि जो देशभक्त हैं वो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब एक खालिद जिलानी साहब हैं वकील, उन्होंने अदालत में शिकायत की है, मुकदमे है कि आपके खिलाफ। उन्होंने कहा आप ये कहना चाहते हैं कि जो पतंजलि की प्रोडक्ट नहीं खरीदते वो देशभक्त नहीं है। मैं स्वदेशी की बात की, स्वदेशी का प्रयोग करना चाहिए। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो भी भाई साहब होंगे उनके शायद जो है यूनिलीवर वाले, कोलगेट वाले, नेस्ले वाले, पीएनजी वाले, जॉनसन एंड जॉनसन वाले, जिनके ऊपर पिछले दिनों 2700 करोड़ का जुर्माना हुआ, वो उनके रिश्तेदार लगते होंगे। हमारा संबंध भारत की मिट्टी से, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी को लूटना नहीं चाहते।
लेकिन हमारा कोई बुरा ना करे, हमारे हिंदुस्तान को कोई लूट करके ना ले जाए। पहले वो राजनीतिक रूप से गुलाम बना करके हमें लूटते थे, अब उन्होंने जब इस ये कोलोनाइजेशन का, पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन का विरोध होना शुरू हुआ, तो ये कॉर्पोरेट कोलोनाइजेशन है, मैं उससे मुक्त कराना चाहता हूं। और चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों के पास में किस चीज की कमी है। रॉ मटेरियल हमारा, प्रोसेसिंग यूनिट हमारी, प्रोफेशनल्स हमारे, दुकानदार हमारे, पूंजी हमारी, ग्राहक हमारा, सब कुछ हमारा, तो ब्रांड विदेशी क्यों, स्वदेशी को अपनाए, देश को आगे बढ़ाए। सीधी सी बात है। लेकिन साबिर जी, ये तो इनको भी समझ में आ रही है, इतने समझदार लोग बैठे हुए हैं। जो इतने साल से साबुन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, वो दुकान बंद करके चले जाएं, बाबा ही बाबा। देखो, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि वो दुकान बंद करके चले जाए, वैसे करीब आप कहते हैं पेंटीन की पैंट गीली हो जाएगी, आप कहते हैं कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, आप कहते हैं यूनिलीवर का लीवर खराब, कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कहता। ये करीब 100 साल के हो गए, 100 साल में तो वैसे ही स्वर्गीय हो जाया करते, तो ये कंपनियां अब थोड़े दिन में स्वर्गीय होने वाली है। अभी तो हमने इनका शीर्षासन करवाया था, थोड़े दिनों में इनका मोक्ष होने वाला है। मोक्ष, सन्यासी का काम है मोक्ष प्रदान करना, तो मैं इनको मोक्ष प्रदान कर रहा हूं, जिससे कि अपने देश के लोगों में जज्बा जगे। 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, इसकी इतनी बड़ी ताकत है, हमारे पास में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में इतने ज्यादा यंगस्टर्स हैं। माने अपने नॉलेज को, अपने रिसोर्सेज को हम यदि वेल्थ में कन्वर्ट करें, तो हमारे करेंसी की, हमारे रुपए की कीमत डॉलर से, पाउंड से भी ज्यादा हो सकती है रजत भाई। और जिस दिन 125 करोड़ का हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, सारी दुनिया हमें सलाम करेगी, वो हिंदुस्तान में देखना चाहते। देखिए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा घर है। आप कह रहे हैं बाहर चले जाओ। देखो, मैं मानता हूं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन मेरा देश लाचार भी तो ना बने ना। मैं कहूं कि सब माँ बहन बेटियां मेरी माँ बहन बेटी के समान है, लेकिन अपनी माँ की इज्जत मत ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देश की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखता हूं, लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आती है, तो उनको सर झुका करके जमीन पर माथा टेक करके प्रणाम करता हूं। मैं भारत माता को मां कहता हूं, और फिर भारत मेरा घर है तो विश्व मेरा परिवार है। मेरा घर दरिद्र रहेगा तो दुनिया के सामने मैं आंख से आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकता। आज वो वक्त आ गया है कि 18वीं शताब्दी तक जब तक पूरा विश्व का नेतृत्व भारत किया करता था, अब वो दिन फिर से लौट आए कि सारी दुनिया भारत की ताकत को सलाम करे। यह हर भारतीय का सपना है, मैं तो उसको खाली स्वर दे रहा हूं। आपके सपने में देखता हूं, आप कहते हैं चाइना से आई हुई चीजें मत खरीदो, चीन नाक रगड़ने को मजबूर हो जाएगा। अरे साहब, अभी तो ग्लोबल टाइम्स में भी मेरी स्टोरी छपी, बोले हिंदुस्तान में एक बाबा हमको चैलेंज करता। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, पूरा रगड़ूंगा। अरे चाइना के पास में जितना पैसा देते हैं, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग करता है, डोकलाम में हमको युद्ध की धमकी देता है। यही तो परिणाम हुआ जब हम खड़े हो गए, देश को हमने खड़ा किया, उधर मोदी जी भी अड़ गए, तो डोकलाम के ऊपर पहली बार चीन को पीछे जाना पड़ा। ये ताकत है किसी देश की, और इसमें हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर चाइना का कब्जा है। तो हम हिंदुस्तानी क्या इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं, इतने कमजोर हैं कि हम अपने देश के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, अपने देश के लिए हम ब्रांड नहीं बना सकते। नहीं, चीन वाले अपना सामान ना भेजें, लेकिन आप साथ साथ कहते हैं मैं चाइना में जाके फैक्ट्री लगाऊंगा। देखो, मैंने अभी चाइना के लिए तो नहीं बोला, लेकिन मैंने गरीब मुल्कों के लिए बोला कि पतंजलि किसी भी गरीब मुल्क से पैसा कमा करके हिंदुस्तान लेकर के नहीं आएगा। चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो पाकिस्तान है। मैं कहता हूं गरीब मुल्कों का पैसा किसी भी समर्थ मुल्क को नहीं लाना चाहिए। एक नदी सूखी है, एक नदी भरी है। सन्यासी का काम है भरी नदी में बाढ़ ना आए, सूखे नदी में वहां पर जो है सूखा ना पड़ जाए, इसलिए दोनों में पानी बराबर कर दो। देखिए, ये मिंट अखबार में आपका छपा हुआ है आपका बयान, जिसमें आपने कहा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में, तो चाइना में सामान बेचेंगे, चाइना का सामान लेना अलाउड नहीं है। चाइना वाले दुनिया की 50 से 70% मार्केट पर कब्जा करके बैठे, तो थोड़ा बहुत तो अपने को भी कर लेना चाहिए कार्यक्रम।
आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान को पैसा देते हैं, आपने लिखा पाकिस्तान में पतंजलि की इकाई खोल सकते हैं बाबा रामदेव। पाकिस्तान के आतंकवाद का एक कारण वहां पर पॉवर्टी और इलिटरेसी है। जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस समाज में पॉवर्टी और इलिटरेसी रहेगी, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए तो सुषमा जी ने पिछले दिनों जाकर के बयान दिया कि हमने अपने देश को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाया, हमने डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, मैनेजमेंट गुरु दिए, बिजनेस गुरु दिए, योग गुरु दिए, पतंजलि दिया, उन्होंने आतंकवादी दिए। तो हम यदि देखो, पाकिस्तान के साथ में हमारा पुराना रिश्ता 1947 से पहले हम एक वतन थे, और यूं तो आज से 200 साल पहले जाके देखोगे तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये पूरा जो है मिस्र तक, और इधर जो है कंबोडिया तक, पूरा यहाँ चीन तक और तिब्बत तक और वर्मा तक एक विशाल भारत था हमारा। तो मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान में भी समृद्धि आए, वहां के लोगों में भी समझ बढ़े। तो ये जो खूनी खेल चल रहा है इसका खात्मा हो सकता है हित की भावना से इसको का, उसमें किसी को पाकिस्तान से कोई कमाई करने की भावना से नहीं, इसकी भलाई की भावना। देखिए, हम तो विदेशी कंपनियों का सामान लेना बंद कर दें तो भारत एक्सपोर्ट कहां करेगा, वो भी तो बंद कर सकते हैं। देखो, पहले तो बराबरी में आके खड़े हो जाओ। पूरी दुनिया में आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, रिलीजियस फील्ड हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, आप पहले बराबरी में आकर के खड़े हों। भारत एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, प्रोफेशनल, हेल्थ, वेल्थ, हर जगह पर कम से कम दुनिया की बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, उसके बाद हम दुनिया के साथ बराबरी का बर्ताव कर पाएंगे। अभी तो हमने अपने आप को इतना गिराया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सालों में इस देश में स्वदेशी की बातें होती रही, हम वंदे मातरम गाते रहे, स्वदेशी के लिए आंदोलन चलाते रहे, महात्मा गांधी भी विदेशी सामानों की होली जलाते रहे, लेकिन 200 सालों में हमने इन एफएमसीजी के खिलाफ कौन सा बड़ा ब्रांड खड़ा किया। आज पतंजलि कम से कम ऐसा है जिसने विदेशी कंपनियों को टक्कर ही नहीं दी, उनको शीर्षासन करा दिया। लेकिन विदेशी तो ये देश की ताकत है। देखिए, और ये ताकत बढ़नी चाहिए। विदेशी कंपनियां बुरा नहीं मानती। मैंने नेस्ले का बयान देखा, उन्होंने कहा कि अगर अच्छा कंपटीशन मिलता है तो एनर्जी आती है, आप ही उनको कोसते रहते हैं। अभी वो कहते हैं ना, जब गादड़ की मौत आती है ना, गांव की तरफ भागता, उनकी एनर्जी आ रही है। चलिए, मैं मान लेता हूं एमएनसीज विदेशी कंपनियां हैं, पैसा वापस जाता है, लेकिन जो देसी कंपनियां हैं, डाबर भी परेशान है, वैद्यनाथ भी परेशान है, उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं आप? देखो, डाबर हनी कितने का बेचता है? आप लोगों ने खाया है किसने डाबर का हनी? 122 रुपए का। पतंजलि कितने का देता है? 70 रुपए का। शहद के 200 से ज्यादा पैरामीटर हैं। आप डाबर का डब्बा ले लो और पतंजलि का ले लो। लोगों ने एक और नया चुटकुला सुना दिया, बोलो लोग डाबर और पतंजलि के चक्कर में पड़े रहे, हनी तो कहीं और ही थी। तो आजकल आपको बाबा कहते हैं तो बुरा तो नहीं लगता? कम से कम रजत जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, इन्होंने आज तक मुझे कभी बाबा नहीं बोला, हमेशा ही मुझे स्वामी रामदेव बोलते हैं। और सच बात कहता हूं, हम बच्चे थे ना, हमारे गांव में एक बाबा जो है सुल्फा पीता था, भांग खाता था, तो हम उसके मंदिर से भांग उठा करके और उसको फेंक दिया करते थे। और बाबा हमको, मतलब ऐसा शब्द से ही थोड़ी नफरत सी थी, हमको क्या पता है देश हमको भी बाबा कहने लग जाएगा। इस देश का स्वभाव है किसी के प्रति आदर व्यक्त करता है, बड़े बुजुर्गों को भी बाबा बोलते हैं और साधु सन्यासियों को भी। सच में इस देश को किसी नेता अभिनेता ने नहीं बनाया, साधु संत फकीरों ने देश को बनाया। लेकिन फकीरों के भेष में, साधु के भेष में रावण भी आते रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, साधु वस्त्र से नहीं, साधु चरित्र से बनता है। बस इन ढोंगी पाखंडियों से बचें, चमत्कार करने वालों से बचें, जो अपने आप को भगवान का एजेंट बताते हैं, कुछ तो खुद भगवान बन जाते हैं, उनसे बचें। कर्म को अपना धर्म माने, बस आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, आपका कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। तो लेकिन ये जो बहुत सारे जो उल्टा पुल्टा किया, उससे मन को कष्ट जरूर होता है। आप हनी की बात पूछ रहे थे, डाबर 122 रुपए का हनी देता है, पतंजलि 70 रुपए का। तो बोलो भाई, ये सरासर लूट है कि नहीं है? 70 रुपए का हम दे रहे, एकदम 100% प्योर हनी, और वो 122 का। यही कारण है कि आज
जो कंपनी 40-50 सालों से हनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, उससे ज्यादा बड़ा ब्रांड पतंजलि हनी हो गया है। तो मैंने तो लोगों का फायदा करवाया। देसी लोग भी प्रॉफिट तो कमाए, लेकिन प्रॉफिट कैसा? आटे में नमक की तरह। पतंजलि ने वही किया। जो देसी कंपनियां भी ग्राहकों को लूट रही थी, उनको कहा भाई सुधर जाओ, नहीं तो उतर जाओगे। मैं छोटे से तो तब से देखता था, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अरे साबुन खाकर मरेगा बावड़े। गाय का घी खा ले, दूध पी ले, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बताओ, ये उल्टे पुल्टे विज्ञापन करते थे। मैं सही बातों का विज्ञापन करता हूं। मैं अच्छी बातों को प्रमोट करता हूं। मैं अपनी ताकत का, अपने नॉलेज का सही कामों में इस्तेमाल करता हूं। और वो जो है ना, कोमल सी त्वचा का एहसास, माने दुनिया भर के केमिकल लगाए और सबके थोबड़े खराब कर दिए। एक पूरी दुनिया में कोई बता दे कि कोई गोरेपन की क्रीम लगा के कोई गोरा हुआ हो? बताओ, तुम में से भी लगाया होगा। पत्नी लेके आती है तो बहुत से हस्बैंड भी छुप छुप के लगाते हैं, लेकिन कोई गोरा नहीं हुआ। मैंने सबको कहा एलोवेरा जेल लगाओ, इससे नेचुरल ब्यूटी आती है, आपका ग्लो बढ़ता है 100% विद इन 3 डेज, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ग्लोइंग, और इससे पिंपल्स खत्म हो जाते हैं 3 से 7 दिन में। अरे भाई, पतंजलि का क्यों खरीदो, अपने घर में लगाओ। पतंजलि प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। पतंजलि देश को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। विकृति से देश को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन स्वामी जी, पतंजलि ये भी तो कहता है कि ये जड़ी बूटी खाओ तो शर्तिया लड़का पैदा होगा। रजत जी, आपके आगे 2 हाथ जोड़े, मैं न लड़की पैदा करता हूं न लड़का। आप कहां ये उल्टे सीधे इल्जाम मुझ पर लगाने लगते हो? मैंने सुना ऐसी कोई दवाई बनाते हैं। अरे उस दवाई का नाम पुत्र जीवक है। संस्कृत में पुत्र और पुत्री के लिए एक ही शब्द का प्रयोग आता है, और अंग्रेजी में भी, लैटिन में भी पुत्रन जीवा उसका नाम है। अब नाम उसका है। अब राष्ट्रपति बन जाए तो ठीक है, अब प्रतिवादी से उनको राष्ट्रपत्नी तो नहीं बोला हमने। नाम है। चलिए, अब मुझे लगता है वक्त एक और ब्रेक लेने का हो गया। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात करेंगे। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार, या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव। मुकदमा चला रहे हैं आईमा की इस अदालत में। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर अगला। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि इनके माल की क्वालिटी में गिरावट आई है। अब आप कह रहे थे कि सारी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। देखिए, अखबार भरे पड़े हैं। बाबा रामदेव की पतंजलि पर लगेगा लाखों का जुर्माना, आंवला जूस में गड़बड़, नमक में बेसन में मिलावट, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड। अरे आप एमएनसी से तो हाथ मिला के नहीं आए आज आने से पहले। रजत जी, नमक में किसकी मिलावट करेंगे भाई? मैं एक आपको चैलेंज करता हूं रजत जी। आपको तो क्या, एक आपकी अदालत के माध्यम से मैं उन लोगों को जो षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत रूमर्स फैलाते हैं, पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, मैं चैलेंज कर देता हूं, मैं लाख नहीं करोड़ों रुपए का इनाम दूंगा। कोई भी एक प्रोडक्ट, आंवला, एलोवेरा, नमक, हल्दी, बेसन, आटा,
च्यवनप्राश, केसर, हनी, गाय का घी, इन सब में ज्यादा मिलावट करते हैं लोग। गाय के घी में डांगरों की चर्बी मिला देते हैं, नकली उसमें फ्रेग्रेंस फ्लेवर मिला देते हैं, उसमें ये 40 रुपए बिकने वाला पाम ऑयल मिला देते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट में कहीं पर कोई मिलावट साबित करके दिखा दे। आरोप तो मुझ पर हजारों लगे, अब भी लगते रहते हैं, मैं परवाह ही नहीं करता। मैं एक ही बात जानता हूं जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम मत करो। न भगवान के विधान को तोड़ो, न देश के संविधान को तोड़ो, और न अपनी आत्मा की बात के खिलाफ चलो, फिर दुनिया से लड़ो, आपको कोई भय नहीं। मैंने कभी भी किसी प्रोडक्ट में मिलावट का तो प्रश्न ही नहीं। चर्चा इस बात की है लो क्वालिटी का भी नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं लोग, बोले इसमें पतंजलि का प्रोडक्ट है, और उसमें बाद में फिर कहते हैं बोले इसके अंदर जो है ना वो लेबल में प्रॉब्लम थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मिस ब्रांडिंग था। अरे भाई, मिस ब्रांडिंग के तो रोज केस होते हैं। मैं आपको चर्चा बताता हूं क्या है। लोग ये कहते हैं कि स्वामी रामदेव की पतंजलि की डिमांड इतनी ज्यादा है, आपकी फैक्ट्री कम पड़ रही है प्रोडक्शन करने के लिए, आउटसोर्स कर रहे हैं। मैं आपको और जो आउटसोर्स करते हैं उसमें गड़बड़ है। ना देखो, मैं आपको बताता हूं, हमारे पास 15,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी रजत जी हरिद्वार में है। 25,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी तेजपुर में है, जो हमने ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 25,000 करोड़, 15,000 करोड़, 40,000 करोड़ की तो यही है। बाकी अभी नोएडा में चल रहा, हमारा नागपुर में चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, आंध्र प्रदेश में चल रहा है, और 50 हमारी छोटी छोटी यूनिट है, जहां हम पापड़ बनाते हैं, जहां पर हम कच्ची घानी का सरसों तेल बनाते हैं, जहां हम नमक बनाते हैं। तो क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक जगह पर ही समृद्धि को केंद्रित करना नहीं, डिसेंट्रलाइज, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड जस्टिसफुल ग्रोथ, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ स्वदेशी। तो इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती है, आपने कमाल कर दिया। तो रजत जी, प्रोडक्शन की कोई शुक्रिया। तो मेरा वो जो इल्जाम था कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं वापस ले लेता हूं। मैंने सुना है कि अब आप कपड़े भी बनाएंगे, जूते भी बनाएंगे, टोपी भी बनाएंगे, लंगोट भी बनाएंगे, कोट भी बनाएंगे, धोती भी बनाएंगे, सलवार कमीज भी बनाएंगे, फैशन भी बनाएंगे, जींस भी, क्या दिक्कत है, अंडर गारमेंट्स भी बनाएंगे, और स्पोर्ट्स भी और योगा वेयर भी, क्यों नहीं है। जिसको देखो एडिडास, अरे विदेशी कंपनियों के दास, अपने एडिडास, फ्यूमा, नाइकी, अरे अपने कपड़े पहनो। महात्मा गांधी ने तो कहा वस्त्र से भी चरित्र से भी तुम स्वदेशी बनो, और ये विदेशी कंपनियों के जूते पहनता है। देखो, मैं तो खड़ा हुई पहनूंगा, एकदम पक्की है। और अभी एक हमारे विदेशी मित्र आए हुए थे यूके से, मेरे से पूछ रहे थे, बाबा जी आपके ये वुडन शूज बहुत फैंसी लग रहे हैं। हाँ। मैंने कहा बच के रहना बेटे, बड़े कसूते हैं ये। सुनो, मैं रहूंगा सिंपल। रजत जी, आप कभी मेरी कुटिया में आना, मैं जमीन पर सोता हूं, बाबा की तरह गुफा नहीं बना रखी मैंने, उसमें कोई सुरंग पुरंग नहीं है, उसमें कोई ताला चाबी भी नहीं है, जमीन पर सोता हूं, और कोई हनी भी नहीं। रजत जी थोड़ी दया करो। मैं जमीन पर सोता हूं, और कभी भी ना कूलर का, ना एसी का, ना भी सर्दियों में हीटर का प्रयोग करता हूं। कि स्टूडियो आदि में जब ये चलाते हैं ना एसी आदि, उसमें भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मीन्स अच्छा नहीं लगता है। मैं तो एकदम ठेठ देसी बाबा हूं, एक ही संकल्प के साथ जीता हूं, वैयक्तिक जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। ये हमारी संस्कृति है, ऐसे हमारे पूर्वजों ने जिया, और मैं ऐसे ही जीता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में मैं कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा, न 1 रुपए का भी अपने लिए कोई संसाधन प्रयोग करूंगा, न कोई भौतिकतावादी में जीऊंगा, लेकिन स्वयं तप करते हुए, स्वयं दरिद्रता में जीते हुए मैं भारत माता को परम वैभवशाली देखना चाहता हूं। बस ये सपना है। एक नई बात मैंने सुनी है कि
बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि का बना हुआ खाना खाएं, आटा खाएं, नमक तेल खाएं, दिव्य फार्मेसी की दवाई खाएं, स्वामी रामदेव की तरह योग करें तो 400 साल जिंदा रह सकते हैं। हाँ, एक मैं आपको जो आप बोलते हैं ना, मेरी बायोलॉजिकल एज इतनी है, वैसे एज इतनी है। जैसे आपकी चमड़ी है 100 साल तक अच्छी रहेगी। आपकी जो लीवर किडनी है, आप रोज योगाभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी किडनी कम से कम यदि वैसे आप 100 साल से पहले खिसकने वाले नहीं हो लेकिन रजत जी, आपने यदि अपनी किडनी और को भी दान दी तो ये कम से कम 100-200 साल और चल सकती है। माने हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, इनकी जो नेचुरल एज है, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, लंग की, ये 200 से 400 साल हो सकती है। लेकिन हम इनके ऊपर अत्याचार बहुत करते हैं। इतने ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, सॉइल, सब कुछ पॉल्यूटेड है। यदि हम इसको ठीक ठाक रखें तो हम अपने शरीर को 150-200 साल तो अभी भी हिफाजत से रख सकते हैं। लेकिन हम खाते क्या हैं? जितने भी हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो सब केमिकली रिफाइंड होते हैं। तो मैंने उसको फिजिकल रिफाइंड ऑयल दिया उसके विकल्प के तौर पर। हम जो है अनहेल्दी हम जो है कितनी चीज़ें खाते हैं, चाहे नमकीन है, चाहे अब जैसे अब बात आ गई, फिर आप कहोगे आप प्रोडक्ट बेचने लग गए यहाँ पर आपकी अदालत में भी। अब लोगों ने जो बिस्किट बनाए उसमें ट्रांसफैट होता था, कोलेस्ट्रॉल होता था, उसमें मैदा होता था। मैंने कहा भाई कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, मैदा रहित बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। तो इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छी चीजें में लोगों को सजेस्ट अब अच्छी चीजें करते करते भी एक मौलवी है, उन्होंने फतवा दिया कि ये हर चीज में गौमूत्र डाल देते हैं और मुसलमानों के लिए गौमूत्र हराम है। मुसलमानों के लिए भी उनके मजहब में लिखा हुआ है कि गोमूत्र एक औषधि है, कुरान में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, कुछ लोग ना टारगेट करते हैं कि पतंजलि ये हिंदुओं की कंपनी है। मैंने कभी हमदर्द को टारगेट किया? मैं तो हमदर्द के साथ भी हमदर्दी रखता हूं। मैं तो हिमालय जो मुस्लिम भाइयों की कंपनी है उसके प्रति भी हमदर्दी रखता हूं। उसके जो हमारे फारूक भाई हैं, हमारे से मिलते रहते हैं, योगग्राम के लिए जमीन उन्होंने हमको दी। मैं हिमालय मुस्लिम की कंपनी होने के बाद उनसे हमदर्दी रखता हूं, हमदर्द के साथ भी हमदर्दी रखता हूं। अरे भैया, यदि इस तरह से करोगे तो आपस में नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, थोड़ी ताली बजाओ। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, ऐसे हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बोले भारत माता की। मैं तो ये करता हूं। इतना अच्छा आपने गाया है तो मुझे लगता है ये इल्जाम तो मैं ही खत्म कर देता हूं, लेकिन अभी फहरिस्त मेरे पास बाकी है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम और सवाल आपका एक और दौर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में मुकदमा चला रहे हैं स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर इल्जाम है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए ये पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कई लोगों से मैं सुन रहा हूं, ये राहुल गांधी वैसे ही कहते रहते हैं कि अंबानी अडानी की सरकार है, मोदी जी तो आपके खास हैं। जब पतंजलि के ऊपर 1000 केस किए गए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 100% की ग्रोथ थी हमारी। मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूं कि मैंने मोदी सरकार से 1 रुपए का फायदा नहीं उठाया और उनके काम में भी कोई रोड़ा नहीं अटकाया। मैं चाहता तो राजनीति में भी जो सपने लोगों के होते हैं वो कोई भी सपना मैं पूरा कर सकता था, लेकिन राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं, वो मेरा एक मिशन था कि मेरे देश पर बुरे लोगों का राज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने राजनीतिक हस्तक्षेप आपद धर्म के रूप में किया था। न आज और न कल
अपने राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल पतंजलि को बढ़ाने के लिए नहीं करूंगा, लेकिन देश को बढ़ाने के लिए जो भी देश हित में काम करेगा उसका समर्थन करूंगा, और देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके लिए बगावत भी करूंगा। स्वामी जी, ये सच नहीं है कि असम में चिरांग में 750 एकड़ जमीन, चिरांग में, नागपुर में 600 एकड़ जमीन, नोएडा में 4,500 एकड़ जमीन? 450 4,500 एकड़ में तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपने ये सुना कितने में खरीदी है? ये तो आपसे 400 पूछा। करोड़ रुपए दिए उसके लिए। कोई बाबा को भिक्षा में नहीं दिए, योगी ने जोगी को दे दिया। जो लिया है उसके लिए 100% पेमेंट किया है। जब नागपुर में लिया तो हमने कहा भैया 25 लाख में पतंजलि को दी है, और वहां पर हिंदुस्तान का पहला संतरा सड़ जाता था, संतरे का जूस का प्लांट लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने लगाया था प्लांट भी खराब हो गया, जूस तो निकला ही नहीं। मैंने कहा भाई 25 लाख रुपए में दिए और किसानों के लिए काम करने के लिए दी है। मुझे जितने में दी है 25 लाख में, मैं 12 लाख रुपए में यूनिलीवर को, नेस्ले को, कोलगेट को, जो है जॉनसन एंड जॉनसन को देने के लिए तैयार हूं। 12 लाख रुपए मैं सब्सिडी दूंगा, आओ खरीदो जमीन। आता है नहीं, कोई काम करना चाहता नहीं, आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन आपके लिए नहीं कह रहा लेकिन लोग ना, कुछ लोग काम करते नहीं, सुबह से शाम तक ना खाली नेगेटिव बातें करते रहते। इसलिए मैं कहता हूं, अरे दुनिया कहां पहुंच गई है। छोटा सा यूके देश जिसमें अपने खाने के लिए अनाज नहीं होता है। मेरे यूके के फ्रेंड्स इस बात को बुरा मत मानना। जिस यूके में अपने खाने के लिए दाने पैदा नहीं होते, उन्होंने 70 से ज्यादा देशों पर राज किया। जिस जापान में अपने देश के नागरिकों के रहने के लिए पूरा सुरक्षित ठिकाना तक नहीं है, खाने पीने की तो बात छोड़ो, वो जितने भी मशीनें बनाते हैं, जितने भी गाड़ियां आदि बनाते हैं, उनके लिए उनके पास में आयरन और आदि माने रॉ मटेरियल नहीं है, वो सारी दुनिया में छा जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी के बाद में जापान बर्बाद हो चुका था, वो सारी दुनिया में आज अमेरिका के बाद में, चीन के बाद में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर के चाइना खड़ा हो जाता है, जिसकी आबादी हमारे एक छोटे से प्रांत के बराबर भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं दुनिया को देखो कहां आगे जा रही है। आपस की नुक्ताचीनी बंद करो, अच्छे काम में या तो सहयोग करो, यदि सहयोग नहीं करते तो कम से कम असहयोग मत करो, गाली तो मत। ये सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी जी, लोग दुनिया की ग्रोथ नहीं देख रहे, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं। तो पतंजलि की ग्रोथ देख करके पतंजलि की तरह खड़े हो। मैं तो चाहता हूं इस देश में स्वदेशी कंपनियां खड़ी हों, और पतंजलि की तरह यदि कोई मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है और देश की भलाई में काम करना चाहता है, तो मुफ्त में मैं उनकी ब्रांडिंग करने के लिए तैयार। आगे बढ़ो। मेरा मकसद पतंजलि को बढ़ाना नहीं, मेरा मकसद स्वदेशी को और देश को बढ़ाना। लेकिन ये तो बताइए कि 1 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी तो पैसा लेके कहां जाएंगे? इसलिए तो कह रहा हूं, ना पैर में जूता, ना शरीर पे कपड़े। देखो बाहर तो कुछ है ही नहीं, भीतर भी कुछ नहीं है। देखो बाहर भी कुछ नहीं है, भीतर भी कुछ नहीं है। तो फिर कहां लेके जाओगे इतना पैसा? आपको देके जाऊंगा देश को देके जाऊंगा। जाएंगे तो सब, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जंजीर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। मुझे पता है ये शरीर नाशवान है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे जाने से पहले कुछ ऐसे करके जाना है जिससे आने वाले युगों युगों तक लोग प्रेरणा लेते रहें कि एक फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसने भारत माता की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए देश के लिए मेहनत की, पुरुषार्थ किया बिना किसी स्वार्थ के। बस ये करना चाहते हैं, देश के लिए करना। अरे लोग अपने बीवी बच्चों के लिए करते हैं। अंबानी के पास पैसा हुआ तो हजारों करोड़ का प्लेन खरीद के ले आया अपनी बीवी के लिए। बाबा के ना कोई बीवी ना बच्चे, कम से कम अपनी बीवी के लिए लाया, किसी और के लिए तो नहीं। अच्छी बात है, लोग अपनी बीवी बच्चों के लिए लेके आते हैं, लेके आए, कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मुझे अपने लिए, अपनों के लिए कोई काम नहीं करना। पतंजलि का जितना भी अर्थ है वो सारा का सारा परमार्थ के लिए है। यह है पतंजलि की असली ताकत।
जिससे लोग पतंजलि को प्यार करते हैं। अब इतना करेंगे तो आपको तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मैं तो वैसे ही नोबल हूं। आप अपने आप को सब ऐसे माना करो। कुछ लोग सुबह उठते ही इसे सोचते हैं, मैं कुरूप हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं मोटा हूं, मैं मोटी हूं, मैं नाटी हूं, मैं खोटी हूं। बहुत उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। मैं सुबह उठते ही सोचता हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतान हूं, मैं भारत माता की संतान हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे भारत माता का माथा ऊंचा हो। ये संकल्प के साथ जीता हूं और ऐसे ही जीना चाहिए हम लोगों को। क्यों अपने भीतर दीनता हीनता या का बहुत भाव? सारे विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्र के, बिजनेस के, टाइकून्स हैं। अब जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। स्वामी जी, आपने कहा कि आप 10,000 करोड़ की कंपनी 20,000 करेंगे, वहाँ से 50,000 होगी, 1 लाख करोड़ हो जाएगी 4-5 सालों में। बहुत सारे बिजनेस यहाँ चलते हैं, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जो बिजनेस चलाते हैं। हाँ, मैंने सुना है ये ऑल इंडिया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जी। मैनेजमेंट एसोसिएशन। सब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। मैनेजर हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं जी। एक ही बाबा देसी आके बैठा इधर। यही हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा जो आकर बैठे हैं ये इस तरह की ग्रोथ कैसे ला रहे हैं, जबकि बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपनी, इसमें मल्टीनेशनल या इंडियन की बात नहीं है, सभी तरह की कंपनीज यहाँ पर हैं। इस तरह की ग्रोथ लाना अभी तक किसी को आमतौर पे संभव नहीं लगता। और जब होता है तो जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, FMCG में बड़ा सिर्फ मुश्किल वहीं पर ऐसी ग्रोथ होती है। देखिए, वो बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ असली मन में क्या है। लोग सोच रहे हैं ये बाबा बगैर पढ़ा लिखा। मैं वेद शास्त्र पढ़ा हूं और जो तुम पढ़े हो ना वो खाली जो है अक्षर ज्ञान है। मैं ब्रह्म ज्ञान लेकर के आया हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, एमएनसीज के लोगों ने मुझे कहा कि ये बाबा जो बिजनेस करता है इनके पीछे कोई और है। यही सोचते रहे, बहुत अच्छा। मैं एक बात कहता हूं आपसे, जो सुनील जी ने भी पूछा और आपने भी पूछा। देखिए, बिजनेस के कुछ सिंपल फार्मूले आपको देता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारे देश को ऐसा सोचना भी चाहिए। दुनिया में जितने भी देश हैं ना, मैं समृद्ध देशों में गया, वहाँ जो बच्चा पैदा होता है ना, वो 15-16 साल की उम्र में अपने आगे के 50 से 75 सालों की योजना बना लेता है और वो कम से कम 50 से लेकर के 75 सालों का सोच करके फिर काम करता है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। एक, कभी भी छोटा मत सोचो, कम से कम 25-50-100 साल का सोचो। मैं आज अपने देश का कम से कम 500 साल का सोच करके और पतंजलि का भी कम से कम 100 साल का सोच करके काम कर रहा हूँ। और अपने जाने के बाद उत्तराधिकारी भी छोड़ करके जा रहा हूं। पतंजलि का उत्तराधिकारी आपका? हाँ। अभी हम आजकल हरियाणा में बहुत सुने हैं, उत्तराधिकारी छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरा उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, कोई संसारी नहीं होगा। अपने जैसे करीब 500 साधु सन्यासी तपस्वी मैंने तैयार कर दिए हैं और करके जाऊंगा। ये मेरे उत्तराधिकारी हैं। और इतना ही नहीं, जो भी काम करें उसमें कभी नहीं सोचना कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी इससे। बस जो मुझ पर भरोसा किया है लोगों ने, मैं उसको टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। इसलिए मैं 18 घंटे रोज पुरुषार्थ करता हूं। ये कुछ सूत्र है। कुछ लोग बड़ा नहीं सोचते, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में मिलावट फिलावट के चक्कर में आ जाते हैं, कुछ लोग सबको साथ लेकर के नहीं चलना चाहते। मैंने भी जब ये सारे काम शुरू किए रजत जी, मेरे ही मित्रों ने कहा कि स्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी कैपेसिटी के प्लांट लगा रहे हो, ये बिकेगा कहां? और अब आप ही पूछ रहे हो बाबा जी इतना माल बनेगा कहां? तो चीजों को सोचने के लिए आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी छोटा नहीं सोचा। मैं सब भारतवासियों से एक आह्वान करता हूं, बड़ा सोचो और कड़ी मेहनत करो। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ में जहां लग जाओ, फिर पीछे मत हटो। सफलता ही नहीं, सारी दुनिया आपके कदमों में। ये सिद्धांत। बहुत गर्व है कि आपने एक पतंजलि जैसी इंस्टीट्यूशन बनाई है। एक मेरा सवाल कहिए, सुझाव कहिए जी। लोगों के मन में है कि इसकी ओनरशिप केवल आप या आपके एकाध एसोसिएट्स बालकृष्ण साहब या कोई के पास क्यों है? ये एक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम में क्यों ना है? अभी आपको बता देता हूं, मेरे नाम कोई भी शेयर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि जब हमने कंपनी बनाई थी उस समय हम युद्ध कर रहे थे और वो युद्ध सबको पता है। और ट्रस्टों के ऊपर गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। आपको ट्रस्ट के लोग पूरा पता नहीं है शायद। मैंने ट्रस्ट भी बना रखे हैं, लेकिन मैंने उसका भी इलाज ढूंढ रखा है।
यदि आप सोशली ताकतवर हैं तो आपके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ है साहब, वक्त के साथ चीजों को हम कर रहे आप जो नई प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं उनके बारे में कुछ सोशल मीडिया में आता रहता है। ये एक मैंने देखा, लिखा है पतंजलि चिकन मसाला और एक लिखा है बाबा जी की बियर। दरअसल लोगों को इंटरटेन करते रहते हैं लोग। एक बात मैं जरूर कहता हूं, पतंजलि के बारे में चर्चे होते रहते हैं तो हमारी अनपेड ब्रांडिंग होती रहती है लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मनुष्य के लिए हानिकारक हो। हमारा एक संकल्प है, दिस इज आवर फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल। कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो है हानिकारक हो और धर्म संस्कृति के विरुद्ध हो। अहिंसा परमो धर्म। स्वामी जी, मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का राजदूत हूँ। आपसे ये कहना चाहता हूँ, जाहिर है कि आप भारतीय इसलिए नहीं कि आप भारत में बसते हैं, आप भारतीय इसलिए हैं कि भारत आप में बसता है। स्वामी जी, आज से 150, 200, 250 साल बाद आप क्या चाहते हैं लोग आपके बारे में क्या कहें, आपको कैसे याद रखें? मुझे कोई भी एक तो भगवान के रूप में याद ना करे। बहुत से लोग, हमारे ओशो भी इतने समझदार आदमी थे, लास्ट में अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। मुझे एक इंसान के रूप में याद करें, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करें, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करें, कर्म को अपना धर्म माने और राष्ट्र धर्म को सबसे ऊपर माने। बस इसी रूप में मुझे याद है। हर सवाल हमने आपसे पूछा, हर सवाल का अपने बेबाकी से जवाब दिया। एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जनता का फैसला लेंगे, क्योंकि आज इस खास अदालत में कोई जज नहीं है। जज ये जनता जो है बैठी हुई है। ये कितने कन्विंस्ड हैं आपके सवालों से, ये इनसे पूछेंगे इस पे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव, और अब वक्त है जनता के सवालों का। हम लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं स्वामी रामदेव से, क्योंकि यहाँ जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे सफल बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे सीईओज हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं। ये सब जानना चाहते हैं बाबा रामदेव के बिजनेस के बारे में, उनके काम के बारे में। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपने इतना बड़ा व्यापार जो बढ़ा रहे हैं, अभी आपने कहा कि 5 प्लांट लगा रहे हैं, तो इतनी फंडिंग आपको चाहिए होगी, तो वो क्या फ्लश ऑफ फंड्स कहीं से आ रहे हैं या 10 बैंक वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। हमने किसी का एक पैसा मारा नहीं, बस एक ही सिद्धांत। नहीं मारा नहीं, ठीक है। हमारी तो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है। जैसे अग्रवाल जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो कोई इशू ला रहे हैं आप, तो ताकि पब्लिक का भी थोड़ा फायदा हो जाए। इसको अभी रहसे ही रहने दो, कुछ लोग कुछ दिन तो राजी रहेंगे। सब आपके बिजनेस के राज जानना चाहते हैं। अरे मैं एक राज बताता हूं, आप लोग मैनेजमेंट वाले हो, सबसे पहले मुझसे लाइफ मैनेजमेंट सीखो। तुम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते रहते हो। सुबह जल्दी उठो, जब जल्दी ना उठ पाओ तो जब जागो तभी सवेरा, थोड़ा उठ करके पानी पिया करो। सुबह थोड़ा सा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया करो, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट रहेगा। लाइफ मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, और जिसकी लाइफ मैनेज है वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। बिजनेस मैनेज कर सकता है, पॉलिटिक्स को मैनेज कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर सकता है। इसलिए मैं सारे मैनेजमेंट वालों से कहूंगा, लाइफ मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट है और उसका सबसे बड़ा मंत्र है योग। मेरा एक सवाल है कि आपके मुताबिक इस देश की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस देश के विकास को पीछे खींचती है? ऐसी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलिटरेसी, अज्ञानता। वो अज्ञानता खाली शिक्षा की दृष्टि से नहीं, मत पंथ संप्रदायों के बारे में अज्ञानता, हमारे सामाजिक ताने बाने के बारे में अज्ञानता, हमारे देश की ताकत के बारे में अज्ञानता, अपने स्वयं के बारे में अज्ञानता। और यदि 2 शब्दों में बोलूं तो ईगो एंड इग्नोरेंस, ये 2 समस्याएं हैं। यदि ये खत्म हो जाए तो मेरा भारत कल भी महान था, आज भी महान होगा और कल भी महान। अब क्योंकि आज इस कार्यक्रम में जज नहीं है जो फैसला सुनाए, मैं आपसे चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है कि स्वामी रामदेव के जवाब कन्विंसिंग थे, विश्वसनीय थे, वो लोग ताली बजाएं। तो ये फैसला पूरी तरह आपके हक में है। धन्यवाद, आपने मुझे बरी कर दिया, लेकिन आज तो लग रहा था रजत जी मुझे फांसी पर ही चढ़ाएंगे।
आपकी अदालत के इस खास एपिसोड में वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।